नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। आज 9 जनवरी है और ये तारीख हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कई उसके बड़े रीजंस हैं, लेकिन एक बड़ा रीजन ये है कि आज का जो दिन है यानी कि 9 जनवरी वो भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो इसी प्रवासी दिवस को केंद्र में रखते हुए प्रिपेयर किया जा रहा है। हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, प्रवासी जो भारतीय हैं वो कौन होते हैं, किन देशों में किस तरीके का भारतीय जो प्रवासी व्यक्ति हैं, जो प्रवासी लोग हैं, उनका संकेंद्रण क्या है, और ये भी समझेंगे कि प्रवासियों का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, भारत की जो सांस्कृतिक समृद्धि है उसमें उनका क्या योगदान है। ये सारी चीजें हम इसी वीडियो लेक्चर में जानेंगे। इस वीडियो लेक्चर को तैयार करने में मैंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी, दृष्टि आईएएस के कुछ इनपुट, अमर उजाला के कुछ एक दो एडिटोरियल, इन सबको शामिल किया है। तो आइए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये जो प्रवासी दिवस है भारत में यानी भारतीय प्रवासी दिवस, इसको क्यों मनाया जा रहा है और इसके मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है, कब से प्रारंभ हुआ, ये सारी तथ्यों की पड़ताल हम इस वीडियो लेक्चर में करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि प्रवासी दिवस यानी कि 9 जनवरी को, आज की तारीख को प्रवासी दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सिंपल सा कारण है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौट करके भारत आते हैं और वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में यहां से सक्रिय रूप से जुड़ते हैं। और जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक वो आजादी के आंदोलन में यानी स्वतंत्रता संघर्ष में अभिन्न रूप से सक्रिय रहते हैं। और अंततः भारत जब स्वतंत्र हो जाता है उसके बाद आपको पता ही है कि 1948 में फिर फाइनली उनकी हत्या होती है। और इस तरीके से जो गांधी का 1915 में 9 जनवरी को भारत आगमन हुआ, वो ऐसी तारीख है जहां से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया नेता मिला, एक नया नायक मिला। और कहा जाता था 1915 से पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी यानी जिसके नेतृत्व में भारतीय संगठित रूप से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, 1915 से पहले वो एक तरीके का इलीट क्लब हुआ करता था जिसमें ज्यादा संख्या वकीलों की थी, इलीट लोगों की थी, डॉक्टर्स की थी। गांधी जी के आने के बाद से धीरे धीरे जो कांग्रेस है वो लोगों की संस्था बननी प्रारंभ हुई और लोक अभिव्यक्ति की, लोक जो सरोकार हैं, स्वतंत्रता के जो मूल्य हैं, उनको उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको, कांग्रेस को जो इलीट क्लास की संस्था थी उसे लोक संस्था बनाने का काम महात्मा गांधी ने किया। बहरहाल महात्मा गांधी के बारे में अलग से कभी बात होगी, उनके अलग अलग ऐतिहासिक कार्यों पर कभी अलग से चर्चा होगी। अभी इस लेक्चर में हमें केंद्रित रहना है प्रवासी भारतीय दिवस के जो सम्मेलन है या प्रवासी भारतीय दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में। अब आइए समझते हैं कि प्रवासी जो लोग होते हैं वो कौन लोग होते हैं। तो साधारण रूप से अगर आप कहें कि प्रवासी कौन होता है, तो जो व्यक्ति किसी दूसरे देश में यानी कि जिस देश का वो नागरिक है उस देश से इतर किसी दूसरे देश में रह रहा हो, चाहे वो किसी व्यावसायिक कारण से, चाहे निजी कारण से, चाहे अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुआ हो, कोई वजह हो, किसी दूसरे देश में रह रहा हो, तो वो अपने डोमेस्टिक कंट्री के लिए यानी कि जो जहां से उसकी नागरिकता है उस देश के अगर परिप्रेक्ष्य से देखें तो वो व्यक्ति प्रवासी भारतीय होता है। यानी भारत की दृष्टि से अगर देखें तो भारत में जो वो व्यक्ति जो भारत के नागरिक है लेकिन भारत से बाहर किसी भी देश में रह रहे हैं, वो भारत के लिए सामान्य रूप से अगर हम उन्हें कहें तो वो प्रवासी भारतीय कहलाएंगे। लेकिन ये सामान्य भी इतना परिभाषा नहीं है। इसको यानी प्रवासी भारतीयों को आइडेंटिफाई करने के लिए भारत सरकार ने 3 अहम चीजों को आधार बनाया है, जिसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि भारत सरकार ने प्रवासियों को 3 आधार पर वर्गीकृत किया है। पहली जो कैटेगरी है जिन्हें हम कहते हैं एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन। अगर हम इनकी बात करें कि एनआरआई कौन होते हैं तो इनके लिए बहुत सिंपल सी आपको मैं एक आइडेंटिफिकेशन बता दूं कि जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है 1955 उसकी जो एक धारा है यानी कि सेक्शन 7A के अंतर्गत ऐसे सभी लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं और भारत के नागरिक हैं उन्हें सामान्य रूप से प्रवासी भारतीय कहा जाता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। आयकर अधिनियम में भी एक डेफिनेशन दी गई है और वो थोड़ी सी आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है। उसके अनुसार ये कहा गया कि कोई भी भारतीय नागरिक
जो भारतीय या भारत के निवासी के रूप में मानदंडों को पूरा नहीं करता वह भारत का निवासी नहीं है और उसे आयकर देने के लिए अनिवासी भारतीय माना जाएगा। तो आयकर के आधार पर आयकर अधिनियम में जो प्रवासी भारतीय हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। एक और कैटेगरी, एक कैटेगरी तो एनआरआई की हो गई, एक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं कि इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, जिनको कहा जाता है ना कि PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तीसरी कैटेगरी भी है इंडियन ओवरसीज जो सिटीजनशिप है या सिटीजन्स है, लेकिन पहले हम दूसरी कैटेगरी पर बात करेंगे, यानी कि इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं जिनको हम कहते हैं PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इनके लिए कहा गया है कि एक विदेशी नागरिक जिसमें कुछ देशों को छूट मिली हुई है, मैं चाहता हूं कि पहले उन देशों का नाम पढ़ दें जो इस डेफिनेशन में आता है। तो PIO के अनुसार, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के जो आइडेंटिफिकेशन है उसके अनुसार एक विदेशी नागरिक का मतलब जिसमें कुछ कंट्रीज को छोड़ा गया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, इन देशों को छोड़कर कहा गया कि विदेशी लोगों का मतलब उन लोगों से है जो किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट धारक हों। यह पहला आइडेंटिफिकेशन है। दूसरा कहा गया कि वह व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके पितामह दोनों ही भारत में जन्मे हों या भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभावी होने से पूर्व से भारत के स्थायी नागरिक हों या इस अवधि के बाद किसी क्षेत्र के भारत का अभिन्न अंग बनने से पूर्व वहां के निवासी हों। तो यानी कि PIO में 1935 के अधिनियम को ग्राउंड बनाया गया है। इसके अलावा यहीं पर यह बात भी कही गई है कि तीसरी कैटेगरी जो आती है वो होती है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिनको हम कहते हैं ना कि शॉर्टली इन्हें बोला जाता है OCI। देखिए, प्रवासी जो भारतीय दुनिया भर में रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बड़ी जोर शोर से मांग उठ रही है। तो उसको देखते हुए, भारतीयों की इस मांग को देखते हुए भारत सरकार ने एक पहल की और कहा जाता है कि एक छद्म नागरिकता या छद्म नागरिक जो आइडेंटिफिकेशन है उसे भारत सरकार ने तय किया और उन्होंने कहा कि हम आपको एक कार्ड रिलीज करेंगे जिसको कहा जाता है कि IOC कार्ड, उनको दिया जाता है। इसमें यह कहा गया कि ये जो IOC कार्ड धारक होंगे इन्हें सभी अधिकार जिस तरीके से NRIs को मिले हुए हैं उसी तरीके से दिए जाएंगे, यानी इनको भी कृषि का, बागानी का यानी एग्रीकल्चर का, गार्डनिंग का, ये सारे राइट्स इनको भी दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रवासियों को आइडेंटिफाई करने के 3 आधार भारत सरकार ने तय किए। एक तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रोविजन यानी सेक्शन 7A के क्यों आइडेंटिफाई किया गया, उसके अनुसार किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने बताया था, NRI के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये भी बताया था कि जो आयकर अधिनियम के प्रावधान है वो भी इसको परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है प्रवासियों की, वो आती है आपकी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी PIO की, और तीसरी आती है जो आपको हमने बताया कि ये जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं यानी कि OCI, इनकी कैटेगरी आती है। तो 3 तरीके के जो है वो आपको लोग मिलेंगे जिन्हें हम प्रवासी भारतीय की कैटेगरी में रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसको मनाने की पहल कब हुई, कब से भारत में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसको मनाने की पहल दरअसल 2002 में बीजेपी गवर्नमेंट में, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब लीड कर रहे थे, उनके शासनकाल में हुई। एक LM सिंघवी साहब हुआ करते थे जिनका कंट्रीब्यूशन पंचायती राज में भी बहुत ज्यादा है। उनकी एक कमेटी बनी और उन्होंने ये रिकमेंडेशन 2003 में दी कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाए, और तब से लेकर के आज तक भारत सरकार लगातार इसका आयोजन करती रही है और प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता रहा है। तो इस तरीके से प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की जो है वो परंपरा हमारे देश में शुरू हुई। देखिए, पृष्ठभूमि के बाद अब समझते हैं कि जो प्रवासी भारतीय दिवस समारोह है या जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सम्मेलन है, इसके उद्देश्य क्या हैं। तो इसके उद्देश्यों को हम 4 बिंदुओं से, 4 पॉइंट से हम रेखांकित कर सकते हैं। पहली चीज ये है कि हम चाहते हैं, यानी कि भारत सरकार चाहती है कि जो दुनिया भर में रह रहे प्रवासी भारतीय हैं उनके जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी उपलब्धियां हैं, उन्हें दुनिया के सरफेस पर लाया जाए, यानी कि उनकी उपलब्धियों को एक तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए। तो पहला तो उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य ये है कि जो प्रवासी लोग हैं
उनके अंदर भारतीयता की जो भावना है उसे और ज्यादा मजबूत किया जाए। साथ ही साथ देशवासियों के साथ उनकी सकारात्मक बातचीत के लिए एक साझा मंच जो है वो उपलब्ध कराया जाए। तीसरी अगर हम बात करें कि उद्देश्य की, तो तीसरा उद्देश्य ये है कि विश्व के संदर्भ में जो दुनिया भर में रह रहे प्रवासी भारतीय हैं उनको एक नेटवर्क से जोड़ा जा सके, उनको कनेक्ट किया जा सके। ये भी उद्देश्य है हमारे प्रवासी भारतीय दिवस जो कि हम लोग मनाते हैं उसका। चौथी बात यह है कि जो दुनिया भर में प्रवासी रह रहे हैं उनके जो रिसोर्स हैं, उनकी जो अपनी एबिलिटी है, उसको ना सिर्फ वो जो दुनिया में रह रहे हैं उन देशों को उसका लाभ मिले, बल्कि भारतीयों को भी इसका लाभ मिले। इसके लिए एक साझा मंच तैयार करके उनके नवाचारों, उनके इनोवेशंस को भारत सरकार जो है वो आइडेंटिफाई करना चाहती है और उसके साथ एक सकारात्मक बातचीत का माहौल तैयार करना चाहती है। तो ये वजह है कि हम जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस है उसे हम सेलिब्रेट करते हैं। अब आइए समझते हैं कि दुनिया भर में प्रवासियों की स्थिति है क्या, और स्पेशली भारत की भारतीय जो प्रवासी समुदाय है वो दुनिया भर में कहां कैसे क्या काम कर रहा है। देखिए, यूनाइटेड नेशन ने एक डेटा 2020 में रिलीज किया था जिसमें उसने बताया कि दुनिया के 48 देशों में 48 कंट्रीज में करीब 2 करोड़ तक, यानी एग्जैक्ट डेटा जो है वो है 1.8 करोड़, इतने संख्या में जो भारतीय हैं वो 48 देशों में काम कर रहे हैं और वहां से भारत में यानी कि अपने देश को जो धन है वो संप्रेषित कर रहे हैं। अगर भारतीयों की बात करें, स्पेशली जो भारत के लोग दुनिया भर में रह रहे हैं, तो उनके संकेंद्रण की, उनके कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या में जो भारतीय प्रवासी हैं वो खाड़ी देशों में रहते हैं, गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। और अगर हम ओवरऑल दुनिया भर की बात करें कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रवासी किस देश में रहते हैं, तो वो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पर पूरे जो प्रवासियों की संख्या है, ग्लोबल हम देखें पूरे दुनिया भर में जो प्रवासियों की संख्या है उसका करीब 18% जो है वो अकेले अमेरिका में है। अगर भारतीय प्रवासियों की बात करें तो खाड़ी देशों के बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा पसंदीदा प्लेस भारतीय प्रवासियों का है वो यूएसए है, अमेरिका है। इनफैक्ट अगर अमेरिका में बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रवासी रहते हैं उसमें भारतीय दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर मैक्सिको के लोग हैं, दूसरे स्थान पर भारतीय प्रवासी हैं। तो इस तरीके से ग्लोबल अगर हम लोग देखें तो भारत का जो प्रवासी समुदाय है वो बहुत बड़ा है। अगर हम बात करें दूसरे देशों की कि दुनिया भर में बाकी देशों के जो प्रवासी समुदायों की संख्या है वो क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जर्मनी ये दूसरा ऐसा कंट्री है भारत पहला ऐसा कंट्री है जिसका सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय दुनिया भर में रहता है। दूसरे स्थान पर जर्मनी है, 1.6 करोड़ प्रवासी यहाँ के जो है वो दुनिया भर में रहते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब है, रूस है, ब्रिटेन है, इनके जो नागरिक हैं, यानी कि तीसरे स्थान पर सऊदी अरब है, चौथे स्थान पर रूस है यानी रसिया, और 5वें स्थान पर ब्रिटेन है। इनके जो नागरिक हैं वो दुनिया भर में अलग अलग देशों में प्रवासियों के तौर पर रह रहे हैं। तो इस तरीके से जो टॉप 5 कंट्री है अगर आप उनको उंगली पर आइडेंटिफाई करें तो सबसे पहले भारत का नाम आएगा, दूसरे पर जर्मनी का नाम आएगा, तीसरे नंबर पर आपका आता है सऊदी अरब का, चौथे नंबर पर आता है रशिया का, और 5वें नंबर पर आता है ब्रिटेन का नाम। तो इस तरीके से ये चीज आपको डेटा के तौर पर याद रखनी है। अब बात करते हैं कि जो प्रवासी समुदाय है इनको भारत की जो सरकार है उनको किस तरीके से सपोर्ट कर रही है, उनको किस तरीके से इंकरेज कर रही है। जो प्रवासी समुदाय है वो भारत की सरकार के साथ किस तरीके से एक कोलैबोरेशन करके, एक तरीके से समन्वय स्थापित कर दुनिया भर में भारतीय संस्कृति या भारतीयता की जो भावना है उसे पहुंचा रहा है। यानी कि सीधे सीधे अगर हम बात करें तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और हम ये भी समझेंगे कि जो भारत सरकार है वो प्रवासियों के लिए किस प्रकार की पहल कर रही है। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो भारत के प्रवासी हैं वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा अपने देश को धन संप्रेषित कर रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा कमा करके अपने देश को धन भेज रहे हैं। यानी भारत सरकार को बहुत भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा जो है वो एक्सपोर्ट के अलावा अगर हम देखें तो प्रवासी भारतीयों के जो कमाए गए धन है उसके रूप में भी प्राप्त होती है। यानी प्रेषण के रूप में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो वो अपने धन को भारत में यानी दुनिया भर में कमा करके भारत को भेज रहे हैं।
दूसरा उनका योगदान यह है कि वो हमारी सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में आगे बढ़ा रहे हैं, कल्चरल जो हेरिटेज है वो दुनिया भर में एक्सप्लोर कर रहे हैं वो। तीसरा जो उनका इंपॉर्टेंस वो ये है कि वो जो ग्लोबल चेंज हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में वो रह रहे हैं, तो दुनिया भर में ग्लोबल चेंजेज हो रहे हैं वो भारत में या भारत के लोगों तक उसको पहुंचा रहे हैं। यानी कि ग्लोबल चेंज के वो कैरियर के तौर पर काम कर रहे हैं, वैश्विक परिवर्तनों के वाहक के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा वैश्विक कद जो इंडिया का है, ग्लोबल जो हमारा जो ग्लोबल सरफेस पर जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, जो हमारा स्पेस है, उसे बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि जैसे यूनाइटेड नेशन में भारत को स्थायी सदस्यता की जरूरत है। इसमें भारतीय जो प्रवासी हैं जो दुनिया भर में काम कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि वो दुनिया भर के अलग अलग देशों में जहां भी काम कर रहे हैं वहां की जो सरकारें हैं उनसे भारतीय जो सदस्यता का दावा है उसकी तरफ उनको सपोर्ट में लाने का काम करते हैं। तो इसलिए भी जो प्रवासी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम उनके महत्व की बात करें तो डिप्लोमेटिक तरीके से, डिप्लोमेटिक जो हमारा स्ट्रेटेजी है उसमें भी जो प्रवासी भारतीय उनका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि दुनिया भर में जहां पर भी भारतीय प्रवासी रह रहे हैं वो निश्चित रूप से भारत सरकार की डिप्लोमेसी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे सपोज करिए कि किसी कंट्री में अगर भारतीय प्रवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है तो वहां से बहुत सारा फेवर हमारी कंट्री को प्राप्त होता है, जिसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कई तरीके का हमारी कंट्री को बेनिफिट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसा मैंने कहा था कि भारतीय जो प्रवासी हैं उनको एक तरीके से जोड़ने के लिए, उनको इंकरेज करने के लिए भारत सरकार कई तरीके की पहल कर रही है, जिसमें 2004 में एक प्रवासी मंत्रालय भारत सरकार ने बनाया। उसका नाम ही था प्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय। 2004 में मनमोहन सिंह साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने फॉर्म किया और उसका उद्देश्य यह था कि जो प्रवासी भारतीय दुनिया भर में रह रहे हैं उनको भारत के जो भी सांस्कृतिक विरासत है, जो भी उपलब्धियां हैं, उनसे जोड़ा जा सके। तो उसमें कई सारी ऐसे पहल थी, ऐसी योजनाएं थी जो भारतीय प्रवासी हैं उनके लिए बनाई गई थी, जिसमें पहली योजना जिसे आपको मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि भारत को जाने कार्यक्रम, अपने देश को जानने का कार्यक्रम है। इसमें उन्होंने एक गाइडलाइन तय की थी कि 18 से 26 वर्ष के जो प्रवासी युवा हैं भारत के, उनको भारत की जो उपलब्धियां हैं, जो भारत की जो अचीवमेंट्स हैं, उनसे परिचित कराया जाए। इसके अलावा दूसरा कार्यक्रम था भारत का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंडिया प्रोग्राम। इसमें भी यही किया गया था कि जो हमारी इतिहास है, हेरिटेज यानी हिस्ट्री, हेरिटेज, आर्ट, कल्चर, सोशल वैल्यूज, ये सब सारी चीजों की स्टडी कराई जाए जिससे हम इंडिया को समझ सकें। तीसरी प्रोग्राम जो थी वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसमें जो प्रवासी बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने की बात की गई है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय बीमा, इंश्योरेंस के लिए भी जो भारतीय प्रवासी हैं उनके लिए इंश्योरेंस के लिए भी उनका प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा एक और प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। चूंकि मैंने वीडियो के शुरू लेक्चर में कहा था कि जो प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत ही है वो एक्चुअली इसी ग्राउंड पर हुई कि इस तारीख को यानी 9 जनवरी को महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटते हैं साउथ अफ्रीका से, और उसके बाद वो स्वतंत्रता आंदोलन से अभिन्न रूप से जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए जो ये प्रवासी दिवस है ये 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दूसरा जो इसमें अहम उद्देश्यों में और भारत सरकार की पहलों में मैंने बात बताई वो ये थी कि महात्मा गांधी के ही नाम पर उनके एक सुरक्षा योजना भी लॉन्च कर दी गई। तो इस तरीके से जो प्रवासी हैं दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, भारत की संस्कृति और हेरिटेज आगे बढ़ा रहे हैं, उनको लेकर के 9 जनवरी की तारीख को भारत जो है वो प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है। इस साल का प्रवासी दिवस क्यों महत्वपूर्ण है, इस साल के प्रवासी दिवस की क्या खास बातें हैं, मैं इसको थोड़ा सा और वीडियो के लेक्चर में लास्ट में आइडेंटिफाई करना जरूरी समझता हूं, क्योंकि करंट अफेयर के कई महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो इसी डायरेक्शन से आते हैं। सबसे पहली चीज जो ये है, भारतीय प्रवासी दिवस 2023 की थीम से पहले हम इस चीज पर बात कर लें कि इसको सेलिब्रेट करने के लिए जो शहर चुना गया और जो आयोजन हो रहा है वो कहां हो रहा है। तो जो इसको सेलिब्रेट करने के लिए शहर चुना गया है वो एमपी में इंदौर सिटी को चुना गया है। 8 से 11 3 दिवसीय लगातार जो है प्रवासी दिवस कार्यक्रम को वहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, और प्रवासियों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रवासियों को इंकरेज करने के लिए वहां पर लगातार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और एक तरीके का वो प्रवासियों को एक्सपोजर देने का ग्लोबल मंच भारत सरकार द्वारा तैयार कराया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो प्रवासी दिवस सम्मेलन है इस साल इसकी थीम क्या है, तो इस साल इसकी थीम है प्रवासी अमृत काल में
जो एग्जैक्ट टर्म है वो आपको बता रहा हूं कि प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। यानी कि 2023 की जो प्रवासी दिवस की थीम है वो ये है कि प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। ये आप याद कर लीजिए, जो अभी आने वाली परीक्षाएं हैं, कंपटीशन के एग्जाम है, उसमें थीम जरूर पूछी जाती है। एक और फैक्ट मैं आपको इस प्रवासी दिवस के उपलक्ष्य में जोड़ना चाहता हूं, वो ये है कि कोरोना की वजह से 2019 और 20 में जो प्रवासी दिवस था वो सेलिब्रेट नहीं हो सका था। यानी कि आखिरी जो प्रवासी दिवस मनाया गया वो 2021 में मनाया गया था। तो कई बार ये पूछ लेता है कि जो अंतराल हुआ वो किस वर्ष हुआ या किन 2 वर्षों में हुआ। रिसेंट में चूंकि ये हुआ है तो ये प्रश्न भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बाकी आपका इस साल का प्रवासी दिवस सम्मेलन आपके सामने है, जो कि इंदौर सिटी में चल रहा है। जबरदस्त कार्यक्रम चल रहा है, ये सेलिब्रेशन वहां पर हो रहा है। 2023 का प्रवासी दिवस सम्मेलन यानी 9 जनवरी को इंदौर सिटी में। इस तरीके से ये प्रवासी दिवस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमने आप तक पहुंचाई। अब इस लेक्चर को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पर इसे वाइंड अप करेंगे। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।